पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब लोग पधारे। जैसा आपको सुविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा ये 4 स्थानों से शुरू हुई। पूरा निष्कर्ष के रूप में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी, लगभग 9 से 10 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करेगी और एवरेज 18 दिन में 19 दिन में ये पूरी होगी। 25 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राजस्थान भर के बूथ स्तर तक के आम लोगों को और कार्यकर्ताओं को वहां संबोधित करेंगे। इसकी परिणति मोदी जी की सभा के बाद होगी। ये इस पड़ाव का जो रामदेवरा से शुरू हुई 4 तारीख को, 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर से शुरू हुई, 3 तारीख को जनजाति क्षेत्र के बेणेश्वर धाम से हुई और 4 को ये जो यात्रा है जिसका आज 12वां दिन है, 11 दिन पूर्णता करके आज पुष्कर, उसके बाद में डेगाना, मेड़ता, परबतसर इन क्षेत्रों में विशेष रूप से रहेगी। मित्रों, इस सरकार के कालखंड को लगभग 5 वर्ष पूरे होने हैं और हम लोगों ने सदन और सदन के बाहर मुख्य तौर पर जो मुद्दे हो सकते थे उन सब मुद्दों का हम लोगों ने प्रमुखता से उठाने का काम किया। अनेक ऐसे मुद्दे थे जो प्रादेशिक मुद्दे थे, कुछ स्थानीय मुद्दे थे। अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो यहाँ के हमारे स्थानीय विधायकों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बात का संकेत किया कि यहाँ पेयजल की, पावर कट की, अवैध घुसपैठ की जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी तादाद में यहाँ आए, कानून व्यवस्था की, स्मार्ट सिटी की बदहाली की, इस तरीके के कुछ बातों का उन्होंने संकेत किया है। मुझे लगता है इस बारे में आप भी पूरे तरीके से भिज्ञ हैं और आपने अनेक अवसरों पर लिखा भी है। लेकिन मैं यदि पूरे प्रदेश स्तर की बात करूं तो 2 तरीके की सरकारें काम करती हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों का लेखा जोखा करें तो देश के इतिहास में बहुत सारी लोकतांत्रिक सरकारें आई हैं और गई हैं जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम जो शुरुआत वाजपेयी जी ने की, जिसमें मोटे तौर पर कई बातों का उल्लेख होता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज के जिस हिस्से पर हम लोग स्थित हैं उसी तर्ज पर आज अजमेर के गांव और गली तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड दिखाई देता है। ये उत्साहित करने वाली बात है कि उनकी शुरू योजना के 7 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, 70,000 किलोमीटर पीएमजीएसवाई राजस्थान में बनी और अकेले इस कालखंड में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। किसानों की सहूलियत के किसान क्रेडिट कार्ड जो एक बड़ी अभिनव योजना है जिससे छोटे कर्ज से किसान ताकतवर होता है और अपने आर्थिक रूप से संबल उसको मिलता है। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो देश नहीं दुनिया की किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और इसमें लगभग 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा उनके खातों में सीधा ट्रांसफर हुआ है। जो छोटे किसान थे, मझोले किसान थे, उनको 6,000 रुपये सालाना बीज के लिए, खाद के लिए और छोटी मोटी जरूरतों के लिए, जबकि वो साहूकार के चंगुल में फंसता था। जो जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं बहुत विस्तार से आपके सामने समक्ष नहीं कहूंगा, लेकिन सामान्य तौर पर बैंक अकाउंट एक आदमी की जरूरत होती है। जब लोग सवाल खड़े करते हैं तो मैं पूछता हूं कि मोदी सरकार ने देश में 47 करोड़ खाते क्यों खोले। इसका मतलब एक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। आज उस जनधन के खाते में सीधा पैसा, चाहे उसकी मजदूरी का हो, छात्रवृत्ति का हो, किसी तरीके की उसको आर्थिक ताकत देने का काम हो, हक का पैसा जमा हो जाता है। ये कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स थी। महिलाओं के बारे में सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने इस देश में सेक्स रेशो तो बराबर किया ही, लेकिन आर्थिक रूप से भी महिलाओं को ताकतवर बनाने का काम किया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने 23 अगस्त को भी एक दृश्य देखा होगा और आज भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की ताकत के बूते पर भारत ऐसा देश हो गया कि जो विश्व में सबसे ज्यादा अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला स्टेशन हो गया। दुनिया के तमाम देशों के लोग यहाँ
उनकी लॉन्चिंग के लिए आते हैं। और इसलिए 100 से ज्यादा छलांग लगाने वाला कोई दुनिया में देश है तो भारत है। और 23 अगस्त को देखा कि चंद्रयान सफलतापूर्वक वहां पर भारत के तिरंगे के साथ उतरा तो लोगों में एक स्वाभिमान पैदा हुआ। लोगों को लगा कि हम तरक्की के रास्ते पर हैं। अभी G20 समिट हुई। आमतौर पर G20 के बारे में सामान्य व्यक्ति को जानकारी नहीं थी। दुनिया के किसी देश में उसकी कैपिटल में होता था और उसके बाद उसकी चर्चा खत्म हो जाती थी। भारत में 60 स्थानों पर हुआ। दुनिया के डेलीगेट्स आए, भारत की संस्कृति से रूबरू हुए, यहाँ की खान पान, वेशभूषा, इतिहास और विरासत से रूबरू हुए। और केवल इतना नहीं, जो पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की वही साख बढ़ी है। और इसलिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। और यही कारण है कि दुनिया में जब पर्यावरण की चर्चा चलती है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडर कोई है तो भारत बनता है। इस दुनिया में जिस तरीके के उपक्रम चले उसमें मध्यस्थता के तौर पर भी भारत की तरफ दुनिया देखता है। IMF की इकोनॉमिस्ट आई गीता गोपीनाथ, उसका G20 के दौरान एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें उसने कहा है कि भारत केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, और ये तो खैर सबके लिए खुशखबरी है कि ब्रिटेन को पछाड़कर हम बने, लेकिन भारत में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का पोटेंशियल है। और इसलिए वो सारी संभावनाएं देश में दिखती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि एक सरकार राजस्थान में भी काम कर रही है। ये वही लोग हैं जिनकी शुरुआत झूठ से हुई, असत्य से हुई, अधर्म से हुई, तुष्टीकरण से हुई, कुनीति से हुई, दगाबाजी से हुई और इसलिए विग्रह से हुई। और इसलिए इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो ये कहा गया कि हमारा जन घोषणा पत्र बाइबिल की तरह है और हम इसको राजस्थान के हितों के लिए लागू करेंगे। इनके मुख से कहे गए कई शब्द ऐसे हैं जो राजस्थान की जनता पकड़ लेती है। मैं किसान बिरादरी से आता हूं, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि जो राहुल गांधी, जिसको न किसान का पता, न खेती का, न कर्जे का, बाहें ऊंची चढ़ाकर राजस्थान के अनेक हिस्सों में, मैं अभी हनुमानगढ़ था, हनुमानगढ़ में ये कहा भाषण में कि चाहे चंद्रमा छिप जाए, सूरज उगे न उगे, लेकिन हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जन घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कर्जा माफी को जिस तरीके से प्रचारित किया गया और उसके बाद उसकी हकीकत ये है कि राजस्थान के कई किसानों को कई हिस्से में कर्जे से तंग आकर आत्महत्याएं करनी पड़ी। मैंने और मेरे एक साथी विधायक ने विधानसभा में सवाल लगाया कि कर्जा माफी के कारण कितने किसानों को तकलीफ हुई, तो सवाल सरकार की तरफ से जवाब आता है 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम होगी, कुर्क हो गई। मित्रों, बेरोजगारी राजस्थान में सर्वाधिक है, 28% के लगभग। लेकिन बेरोजगारी से बड़ा अपराध कोई है तो पेपर लीक का है। राजस्थान की RPSC की एक शाख थी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, अजमेर में जिसका मुख्यालय है। लेकिन RPSC की शाख पर बट्टा लगाने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। मुझे याद आता है कि उस समय के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो दूसरा उपक्रम जो यहाँ अजमेर में स्थित है, DP जारोली ने बयान दिया था कि जो पेपर लीक है उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। 19 से ज्यादा पर्चे लीक होना और बेरोजगारी का दंश लगातार झेलते रहना, ये राजस्थान के नौजवानों की फितरत हो गई। 1.25 करोड़ लोगों ने परीक्षा दी, किसी न किसी तरीके से। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन करोड़ों विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। सरकार की नौकरी का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर कभी नहीं गया। उनके लिए न किसी तरीके से दूसरे उपक्रमों की कोशिश की गई। तो राजस्थान के किसान के बाद नौजवान एक ऐसा तबका था कि जिसको सबसे ज्यादा तरस होना पड़ा। लेकिन राजस्थान के हित के लिए और राजस्थान की जो साख थी उसमें बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था का। मित्रों, 10,92,000 मुकदमे ये हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में दर्ज हुए तो सबसे पहले राजस्थान में दर्ज हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा इस बात को पुष्ट करता है कि 17 बलात्कार और 7 हत्याएं
प्रतिदिन, ये आंकड़ा एक सरकार की कानून व्यवस्था की बानगी है। एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कभी दिन में शूट आउट होते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं हुई। एक बड़ा मसला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। उस भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री जी जब जन घोषणा पत्र का जिक्र करते हैं और भाषण देते थे तो कहते थे हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाएंगे। जीरो टॉलरेंस की बानगी है कि दो प्रसंग हैं। एक तो शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री खुद पूछते हैं कि भाई बताइए, तबादलों की रिश्वत लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है? तो कहते हैं जी हाँ। लगा कि गलत सुन लिया, गलत बोला गया हो, तो फिर आवाज आती है कि हाँ देना पड़ता है। इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिवालय के बगल के कमरों से पता लगती है कि जहां सोने की ईंटें और नकदी मिलती है। अभी तक उसका आता पता नहीं उसका दोषी कौन था। ये हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मित्रों, पराकाष्ठा है करप्शन की। राजस्थान में करप्शन सर्वे, एक सर्वे एजेंसी है जो ये कहती है कि 78% लोगों को राजस्थान में काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। और एक जो मुख्य बात है राजस्थान में जिसका मैंने जिक्र किया कि अवैध घुसपैठ और खासतौर पर अजमेर जिस निशाने पर है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं संज्ञान में आई हैं। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगे, हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगे और पीएफआई को परमिशन दे दी जाए हिजाब के मुद्दे पर प्रदर्शन करने की। तो सरकार का भेद साफ तौर पर दिखाई देता है। और इसलिए ये जितने मुद्दे थे, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, ये तमाम मुद्दे थे जिनके आधार पर और भी स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं जिसका मैंने जिक्र किया। अभी मैं पिछले दिन दो तबकों की हड़ताल है, पटवारियों की हड़ताल चल रही है। किसानों की गिरदावरी होकर उनके मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन सरकार संवेदनशीलता खो चुकी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पटवारी वापस काम पर आकर और किसानों को संबल दें। अभी गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में था और पेट्रोल पंपों की हड़ताल थी, तो उस दौरान लोगों ने जिक्र किया कि सर्वाधिक वैट राजस्थान में है और यदि सरकार वैट कम करती है तो राजस्थान के कंज्यूमर को कम से कम न्यूनतम 10 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा। अगल बगल के प्रदेशों से काउंट करेंगे, हरियाणा हो चाहे गुजरात हो, ऐसे प्रदेशों से भी कंपेयर करेंगे तो राजस्थान में वैट सर्वाधिक है। महंगाई की बात करने वाली सरकार के हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है। तो कुल मिलाकर इन सारे मुद्दों पर इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए हमने लोगों के बीच में इन मुद्दों को मुखरता से उठाया है। एक अच्छा जन समर्थन इस यात्रा को मिला है। दो मकसद हैं, कार्यकर्ताओं के मनोबल का निर्माण हो और जनता के बीच में जो चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं उनको हम लोग ठीक तरीके से स्थापित कर पाएं। और इस पड़ाव में आज मैं इस मध्यवर्ती क्षेत्र अजमेर में आपसे रूबरू हुआ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न होंगे उनका स्वागत करूंगा। धन्यवाद। राजस्थान के अंदर भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है क्योंकि कांग्रेस सरकार से जनता खुश नहीं है आपके अनुसार, और भाजपा जो है वो लगातार हमलावर हो रही है। लेकिन जोधपुर के जो विधायक हैं सूर्यकांत व्यास, उन्होंने गहलोत की तारीफ की है कि मंदिरों का जो विकास है वो गहलोत ने कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नवरात्रों को लेकर के परमिशन नहीं दी जाती है, आप नहीं। जोधपुर ऐसा क्षेत्र था जो इस बात से प्रभावित और पीड़ित था। करौली थी, प्रदेश के जयपुर था, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगे। तो इस मामले में तो स्पष्ट है शीशे की तरफ, लेकिन मेरी सूर्यकांता जी से बात नहीं हुई कि ये बात उन्होंने किस संदर्भ में कही है। सर, आपने कहा कि अजमेर में पेयजल की समस्या है, अन्य समस्याएं भी हैं। आपके यहाँ उत्तर और दक्षिण में दोनों में लगातार 20 साल से भाजपा के ही विधायक हैं। इस दौरान भाजपा की सरकार भी आई, तो क्या इसका समाधान नहीं हो उसका? देखिए, मेरे ख्याल से जब हमारी सरकार थी तो मैं कई बार उस दौरान भी अजमेर आया हूँ, लेकिन आज जो शिकायत मिली है वो ज्यादा गंभीर है। हमारे यहाँ लगभग नियमित थी और नियंत्रित थी। और मैं दोनों विधायकों के बारे में इतना कह सकता हूं जो विधानसभा के रिकॉर्ड में है कि इस अजमेर की पेयजल की समस्या के लिए दोनों ने समय समय पर बहुत प्रमुखता से उठाया। लेकिन इस सरकार में देखा मैंने कि विधायकों के द्वारा उठाए जाने वाले सवाल पर सरकार संज्ञान में लेती थी और उस पर कार्रवाई करती थी।
लेकिन अफसोस की बात है कि इस सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जो बीसलपुर से संबंधित जो पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना था वो दिया। इस सरकार ने इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्रियान्विति की, और यदि सरकार 5 साल में संजीदा होती तो शायद अजमेर को ये संकट नहीं आता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उसी के तहत राजस्थान में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जब ये लिस्ट जारी होंगी दावेदारों की, तो ये परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल क्या वहां भी किया जाएगा? देखिए, आपने ही कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और पार्टी का एक मोटे तौर पर जो एक स्थापित सा फॉर्मूला है कि जो जीतने में योग्य होंगे, सक्षम होंगे, उन पर पार्टी अपना विचार करेगी। हालांकि ये सारी प्रक्रिया पार्टी के संसदीय दल द्वारा नियंत्रित होती है और उसी के अधीन हम सब लोग आते हैं। पर क्योंकि कोई इसका निश्चित फॉर्मूला नहीं है, पर फॉर्मूला सिर्फ एक ही है। जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो हम जीतने के इरादे से उतरते हैं, और उसमें पार्टी को कैंडिडेट्स के बारे में, उनके काम के बारे में अच्छे तरीके से अपडेट होता है। और आज तो बहुत एडवांस हो गई चीज़ें, इसलिए जो अल्टीमेट फॉर्मूला वो जीत है, और जीत के दायरे में जो लोग आए उस पर पार्टी विचार करेगी। स्थानीय बातों के मुताबिक वो चल रहा था कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। इस बार क्या पैराशूट उतारेंगे या स्थानीय व्यक्ति को महसूस देंगे? पहले मेरे ख्याल से तो पैराशूट की परंपरा कांग्रेस में जरूर रही है कि कहीं का आदमी कहीं आके लड़ता बरसों बरस से ही है। हमारे यहाँ चाहे सांसद का चुनाव और अधिकांश विधायकों का भी, कुछ अपवाद के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो भारत के कई पैदा हुए लोग होते हैं, प्रदेश में ही पैदा हुए लोग होते हैं और पार्टी में लंबे समय तक काम करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे यहाँ पैराशूट की ज्यादा संभावना है। सर, गुजरात मॉडल पर लड़ा जाएगा चुनाव जी? राजस्थान में इस बार गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, कोई चुनाव की कोई सेट फिनोमेना नहीं होती, उसकी पार्टी एक गाइडलाइन तय करती है, उसके आधार पर चलते हैं। लेकिन जो कुछ जगह ऐसे सक्सेस एग्जाम्पल होते हैं जहां कुछ फॉर्मूले तय होते हैं, वो पार्टी उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करती है। गुजरात गवर्नेंस के मामले में एक अच्छा मॉडल है, और ये इसी से प्रमाणित होती है कि लगातार 20 वर्षों से सरकार रिपीट होती है, तो ये तय मानिए कि कुछ न कुछ खूबियां रही होंगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग भविष्य में गुजरात के मॉडल को गवर्नेंस के मॉडल में अच्छे तरीके से उसकी अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक अजय और अभेद्य कैसे बने, इस पर जरूर विचार करेंगे। सर, जब जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है तो दावेदारी भी बढ़ जाती है, दावेदारों की तादाद भी बढ़ जाती है। भाजपा में सीएम पद के कितने दावेदार? देखिए, मैं अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि अभी तक ये प्रश्न नहीं आया था, तो ये निरस्त थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सबसे रोचक प्रश्न, चाहे वॉशिंगटन में भी प्रेस होगी तो यही सवाल आएगा। तो ऐसा है कि इसके बारे में मेरे से भी ज़्यादा बड़े वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर इसको अपनी तरफ से इसको कहा है कि हमारी पहली कोशिश है कि हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें। दूसरी कोशिश है कि अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी को काबिज करें। इसलिए नेतृत्व ये हमारे यहाँ किसी तरीके की चुनौती का विषय नहीं है, इसको पार्टी के संसदीय दल तय करता है। जैसा प्रश्न है वैसा ही जवाब मेरे ख्याल से सभी बुद्धिजीवी आपको इसी तरीके से देते होंगे। चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं होती, ये पार्टी का अपना डिसीजन होता है। अच्छा लगता है कई बार तो कर भी देते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन अभी पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर इस प्रदेश में लोक कल्याण के लिए, सुशासन के लिए प्रयासरत है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अधिकृत है, वो इसके बारे में चिंता करता है, इसके बारे में निर्णय करता है। लेकिन मैंने जो विरोधाभास की बात कही, कई बार हमारे कांग्रेस के मित्र भी और कई बार पत्रकार मित्र भी अक्सर इस बात का उल्लेख करते थे कि बीजेपी में क्राइसिस है लीडरशिप का। आपने मुझे ये कहा कि बहुत सारे दर्जनों चेहरे हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि पार्टी में इतने काबिल लोग हैं कि जहां एक और क्राइसिस था, कांग्रेस में 2 लोगों में फैसला नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो लाइन है, केंद्र की लाइन है, संसदीय दल की लाइन है, वो पर्याप्त अच्छी है। जैसे जैसे परिवर्तन यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी जो है वो खुल से सामने आने लगी। कैलाश मेघवाल ने जयपुर के अंदर पीसी करके बड़े स्टेटमेंट जारी किए। उनका एक बड़ा स्टेटमेंट में कोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि अब भाजपा में केवल 2 ही गुट है, एक गुट है वसुंधरा का और दूसरा गुट है एंटी वसुंधरा का। तो सबसे पहली चीज तो आप किधर हैं और अब आप इसको किस तरीके से देखें? देखिए, मेरे ख्याल से जो इसको अक्सर
कांग्रेस से कंपेयर किया जाता है और ये कांग्रेस की ही चलाई हुई चर्चा है और कि कांग्रेस में गुट है तो बीजेपी में गुट है। मैं थोड़ा सा आपके सवाल लंबा हो जाएगा मेरा जवाब कि 2018 में चुनाव हुए, आप पुराने रिकॉर्ड देखिए, राजभवन में शपथ के बाद भी दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, फिर मंत्रिमंडल पर लड़े, फिर कमरों पर लड़े और दुनिया के इतिहास की ये ऐसी सरकार है जो 52 दिन बाड़े में बंद रही, दुनिया में नहीं थी कोई सरकार। उसके बाद देश में पहला उदाहरण है कि जब कोई सत्ताधारी दल के विधायक इस्तीफा देने स्पीकर के पहुंच जाएं, इसलिए उनके विग्रह के बारे में तो स्पष्ट है। यहां पर न तो हम बाड़े में बंद रहे, न इस्तीफे हुए, न नारे लगे और इसलिए मुझे लगता है कि हम आलाकमान के उस अनुशासन से बंधे हुए हैं। और जो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे की बीजेपी में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है तो वही है। यहाँ पार्टी का आलाकमान अपेक्षाकृत मजबूत भी है, सक्षम भी है। कांग्रेस का आलाकमान मेरे ख्याल से इतना आलसी भी है, इतना लापरवाह भी है कि इस पूरे प्रदेश में जो गवर्नेंस की फेल्योर हुई उसका बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी का आलाकमान भी है। यदि समय रहते कांग्रेस की समस्या का समाधान करता नेतृत्व का तो शायद राजस्थान में स्थिति नहीं होती। दूसरा जो आपने सवाल किया उस पर मैं ज्यादा बात कहूंगा नहीं क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हूं, लेकिन मैं मेरे को शामिल करते हुए, किसी भी नेता को शामिल करते हुए ये इतना जरूर कहूंगा कि हमारी जो भी हैसियत है, हम विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, स्पीकर बने, पार्टी ने सब लोगों को बराबर सम्मान दिया है, पार्टी ने सबको तवज्जो दी है, सबको अवसर दिए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कैरेक्टर के मामले में, चाल के मामले में, चेहरे के मामले में दूसरे लोगों से बेहतर है और रहेगी भी। और इसलिए पार्टी में किसी व्यक्ति की नाराजगी, किसी व्यक्ति का असंतोष ये तात्कालिक हो सकता है, स्थायी भी नहीं है। और दूसरा मुझे लगता है कि पार्टी सबको साथ लेके सबको सम्मान देती है। अभी सचिन पायलट आए थे, उन्होंने तो कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का ऐलान किया कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं होगा। आप कहते हैं गुटबाजी में वो खुल होगा। सचिन पायलट जी की आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं में गुटबाजी। देखिए, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनकी फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। यदि गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री होते, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री होते, कांग्रेस में नए नेताओं को अवसर देने की ताकत होती तो वो मुख्यमंत्री होते। इसलिए इस बात को तो खुद ही प्रूव कर रहे हैं। मतलब परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, अलग अलग स्थानों से निकल रही है, कई दावेदार जो है इस परिवर्तन यात्रा में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो परिवर्तन यात्रा केवल सरकार को कोसने या समस्याओं को लेने के लिए है या दावेदारों का चयन भी परिवर्तन यात्रा के दौरान किया जा रहा है? मतलब चयन जैसे हो इसको लेकर की कोई फीडबैक लिया जा रहा है? हाँ, इसकी पार्टी के पास में, क्योंकि आज पार्टी इतनी विस्तृत होगी, जमीनी तौर पर भी सूचनाएं आ जाती हैं। केवल मैं ही दावा करूं कि मैं विद्वान हूं, मैं खूबसूरत हूं और मेरे अलावा देश का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता, ये पार्टी से छुपा नहीं है। इसलिए बराबर फीडबैक की प्रक्रिया भी चलती है और पार्टी आगामी समय में भी कुछ न कुछ इस तरीके से जानकारी जुटाने का काम करेगी। इस यात्रा में मुख्य रूप से तो कार्यकर्ताओं के मनोबल का निर्माण, जैसा आप देखते हैं, और ये तय मानिए कि जब कोई सड़क पर आता है अपना समय लेके, चाहे किसान आए, चाहे जवान आए, चाहे कार्यकर्ता आए, चाहे दलित, वंचित, पिछड़े और महिलाएं आए, उनका सड़क पर आने का एक मकसद है कि इसका मतलब सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ तो धुआं है, और धुआं होता है तो आग भी होती है। ये बात ठीक है, मैं उसको आंख नहीं मीच सकता, उसको इनकार नहीं कर सकता कि राजनीति में ये देश का, लोकतंत्र का एक जीवंत कारण है कि लोगों की उत्कंठा रहती है अपने आप को साबित करने की, चुनाव के लिए उनकी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। उसको कोई मर्यादाओं में नहीं बांधा जा सकता कि नहीं आप टिकट मत मांगिए, आप आइए मत। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन इसको मैं इस चीज से जोड़ के देखता हूं कि इस तरीके का जो क्रेज है, जो आकर्षण है, वो तभी होता है जब पार्टी अपकमिंग होती है। जिनके जहाज डूबने वाले होते हैं उनके यहाँ इतने बायोडाटा और इतने लोग नहीं आते हैं। यदि एक सीट पर इतने लोग आते हैं तो ये तय मानिए कि इसका मतलब पार्टी में ताकत है, पार्टी में आकर्षण है, लोगों को पार्टी में उम्मीद और भविष्य दिखता है। ये ठीक है कि आएंगे लोग अपनी बात कहेंगे, पर
इस परिवर्तन यात्रा में हम कोई टिकट की चर्चा नहीं कर रहे, उसका कोई फीडबैक नहीं ले रहे, अपनी बात कहते हैं, उनको हम शालीनता सुनते हैं, वो लोग भी शालीनता से बताते हैं। एक मुख्यमंत्री का चेहरा जो है कांग्रेस में अशोक गहलोत रहा है और उनका जो मुकाबला है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उतर रहा है। तो राजस्थान में जनता ही मानती है कि मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा है और अशोक गहलोत एक बड़े नेता है और सुलझे हुए नेता है। तो इस विषय को किस तरह से आप लेते हैं, और अगर वह सुलझा हुआ चेहरा है और अच्छा चेहरा है तो मुख्यमंत्री फिर आगे समस्या नहीं? अभी तो इस कालखंड में अशोक गहलोत जी बिल्कुल सुलझे हुए नहीं, उलझे हुए जरूर हैं। अब उलझे हुए इसलिए हैं कि पूरे 5 साल वो कुर्सी बचाने में उलझे रहे। वो बाड़ाबंदी का, इस्तीफों का जो प्रकरण हुआ उलझन के कारण हुआ था। इसलिए इस बार तो मुझे लगता है कि हालांकि पीछे भी जब चुनाव हुए थे तो वही चेहरे होते थे, उन्हीं के चेहरे पर एक बार 56 सीटें आई थी और एक बार तो इतनी दुर्गति हुई कि सीट 21 आई, और अभी भी उन्हीं के लोग कह रहे थे। भले ही वो आज मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में रहते हुए एक मंत्री का बयान था कि हमारी फॉर्च्यूनर जितनी सवारियां आएंगी। इसका मतलब उनकी उलझन पर्याप्त है और राजस्थान की जनता ने उनको व्यक्तिगत तौर पर भी नकार दिया। धन्यवाद।